बहुत बढ़िया। हम लोग करने जा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आ गए हैं सभी का स्वागत है टीचरीफाई यूट्यूब चैनल में। चलो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं ना। स्टार्ट करें क्वेश्चन। बताओ भाई, बहुत कम टाइम बचा है भाई, पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं तो ये मत समझो कि आपके सब कुछ तैयार हो गया है। प्रीवियस से पेपर सॉल्व करो, अभी भी बहुत टाइम है, नंबर बढ़ाए जा सकते हैं अभी भी, ठीक है। संध्या वर्मा, गुंजन, प्रियंका मिश्रा, सबको गुड इवनिंग। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। भारत के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखो बात कर रहा है भाषा के अर्जन की और विकास की। तो जन्म पूर्व अवधि, पहले तो बच्चा अर्जित नहीं करेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो बात यहाँ पे आती है फर्स्ट का सी आंसर, नहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था आएगा, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से होती है, 5 से कह सकते हो आगे की, है ना, जिसे 5 से 12 होती है। अब इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो यहाँ से 5 से 8 या 9 तक की जो उम्र होती है, ठीक है, 5 से 8 तक, इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था ही आएगा, चाहे आप 3 से काउंट करना स्टार्ट करो या किसी से भी स्टार्ट करो, आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था ही। फर्स्ट का बी, गुंजन, प्रियंका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखो आपने टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन जो 3 स्तर हैं, 3 विकास की अवस्थाएं हैं, इनको 6 भागों में बांटा गया है। उनके सबके नाम आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रसुप्ति अवस्था, तो प्रसुप्ति अवस्था इससे इनके से रिलेटेड है ही नहीं। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये एक ऑप्शन, ये हमारी जो 3rd स्टेज है, उत्तर परंपरागत अवस्था, उसकी एक स्टेज है, ठीक है। बताओ इसी की स्टेज है ना। गुंजन गुप्ता, जल्दी आंसर दो भाई सब लोग। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास ही आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, या किसका उदाहरण है। देखो यार, एक इंसान पे ज़्यादा मतलब आप जो है उसका ज़्यादा पक्ष ले रहे हो, लड़कों को पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो मतलब एक का पक्ष ले रहे हो और इनका पक्ष नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो जब किसी एक का पक्ष लोगे तो वहाँ पे जेंडर पक्षपात हो जाएगा। पक्षपात मतलब किसी एक का पक्ष लेना, सिंपल बात, ठीक है। तो ये चीज़ पक्षपात नहीं करना हमें। और बाकी यहाँ पे जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, पहचान, ये सभी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन नंबर देखो क्या है। यार आप लोग के आंसर ही नहीं आ रहे हैं, बड़े लेट आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। गुंजन गुप्ता 3rd का ए, बिल्कुल सही है। प्रियंका ए। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है, सेम क्वेश्चन है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। हमें क्या करना है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है, ठीक है। तो कम कैसे कर सकते हो, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हो तो उस चीज़ की समझ लोगों में बढ़ती है कि मुझे ये चीज़ गलत है या सही है, क्या कुछ है, ठीक है। तो हमें पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए, बच्चे उसके साथ आपस में चर्चा करानी जानी चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है। 4th का ए ई आंसर सही होना चाहिए। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तो महत्व नहीं देना है भाई, हमको कम करने की बात कर रहा है। देखो पृथक खेल समूह बनाना, जब आप खेल लड़कियों के लिए अलग खेल, लड़कों के लिए अलग खेल हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पृथक कर रहे हो, खत्म बात, गलत हो जाएगा तुरंत। अलग बैठने की व्यवस्था, अलग नहीं करना है यार, लड़का लड़की को एक साथ बैठाओ, एक कक्षा में पढ़ाओ, सब कुछ एक साथ कराओ, ठीक, खत्म बात, वही सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 5th वाला। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को एक प्रभाव को महत्व दिया। यहाँ पे बात कर रहा है किस चीज़ की, देखो सक्रिय जिज्ञासु की। एक तो बात होगी सक्रिय जिज्ञासु की, सक्रिय जिज्ञासु कौन होता है, किसके अनुसार, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे बोला गया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय। सामाजिक सांस्कृतिक की बात किसने करी थी, वाइगोत्स्की ने करी थी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा, लेव वाइगोत्स्की। ध्यान रखना, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आधा क्वेश्चन पढ़ के हमने फटाफट आंसर लगाया, नहीं ऐसा नहीं करना है, गलती हो जाएगी यार फर्जी में। देखो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रही चीज़ें,
तो शेयर कर दो यार, वीडियो को लाइक भी कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बहुत लोग गलत भी कर सकते हैं। जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, किससे कह रही है? खुद से, मतलब अपने आप से बातें कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे कि यह जूता पूरा बन जाए। वो पजल सॉल्व कर रही है पूरी तरह से, कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? यहाँ पे नाम ले लिया गया है वाइगोत्स्की का। तो जब बच्चा अपनी खुद से बात करे, अपने आप से बात करे, इसको 2 लोगों ने डिफाइन किया। किसने? एक तो जीन पियाजे ने और एक तो वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये व्यक्तिगत वार्ता होती है। इन्होंने जो वर्ड यूज किया वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता बोला इन्होंने। लेकिन जब इसी चीज को अगर हम जीन पियाजे के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे आत्म केंद्रित वार्ता, ठीक है। आत्म केंद्रित वार्ता, यहां पे ये चीज ध्यान रखने वाली है। व्यक्तिगत वार्ता है वो, और यहां पे पियाजे की बात करें जब हम पियाजे की बात करें, ठीक है। 6 का ए आंसर है, बिल्कुल सही है यार। जिसका भी 6 का ए है, अमरीश, संध्या, अनुभव शुक्ला, प्रियंका मिश्रा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखो, आप जितना जल्दी आंसर दोगे मैं उतना जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैं सोचता हूं कि जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा क्वेश्चन हो कम टाइम में, आपका टाइम बचाना भी ज़रूरी है। तो देखो, आप सब संकेत देते हो, आप क्या करते हो, पहले बच्चे को थोड़ा सा बता देते हो कि समझाते हो कि ऐसा इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। अब आपने क्वेश्चन दे दिया कि बेटा जाओ करो जाके, लेकिन बच्चा वहाँ पे गलती करता है। क्या करते हो आप? थोड़ा सा हिंट दे देते हो थोड़ी सी कि यार बेटा ऐसे करो, हो सकता हो जाए। तो ये क्या कर रहे हो आप? सहायता वाली बात कौन करता है? वाइगोत्स्की ने जो बताया था, स्कैफ होल्डिंग, पाढ़ या ढांचा। देखना यहाँ पे यार, इसका मतलब समझ लो। बहुत लोग इसका इंग्लिश वाला वर्जन देख के नहीं आए, गलत हो गया। पाढ़ क्या है या ढांचा की जो बात करते हैं हम, वो स्कैफ होल्डिंग ही है, ठीक है। स्कैफ होल्डिंग ही है और कुछ नहीं। यहाँ पे मॉडलिंग, अनुबंधन, प्रबलन, रिइंफोर्समेंट थोड़ा किसी का हम कर रहे हैं, अनुबंधन किसी चीज़ को हम लिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 8वां। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? देखो यहाँ पे कह रहा है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल एवं विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ यार। 8 नंबर का बताओ। 8 का 4, 8 का कौन, 7th का 4 हो गया, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बच्चा मूर्त चीज़ों को देखता है, समझता है। निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित यानी कि कल्पना आ जाए, तो कल्पना किस में आती है? अमूर्त में आती है। तो ये तो हो गई बात अमूर्त की। संरक्षण एवं कक्षा समावेशन किससे रिलेटेड हो सकता है? नहीं पता है ना, अभी निकालते हैं। पदार्थ स्थायित्व किससे रिलेटेड है? संवेदी प्रेरक से। संवेदी प्रेरक से क्यों? क्योंकि बच्चा इस एज में जब 1 से 2 साल का होता है तब उसको समझ में आने लगता है कि कोई वस्तु कहाँ पे रखी है। खिलौना लेके जाओगे उतनी, क्योंकि बच्चा उस टाइम खिलौना खोजने लगता है कि मेरा खिलौना कहीं पे रखा होगा। तो ये 1 से 2 साल के बच्चों में आ जाता है। तो इसलिए पदार्थ स्थायित्व की बात जो होती है संवेदी प्रेरक में, बहुत किताबों में गलत लिखा है भाई, बहुत किताबों में गलत लिखा है। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। प्रतीकात्मक खेल बच्चा कब खेलता है इसमें बताओ यार? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक। तो हम यहाँ पे जब बात करें संरक्षण की एवं कक्षा समावेशन की, हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। संरक्षण एवं कक्षा समावेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से रिलेट करोगे आप लोग। आ गया समझ में भाई? 8 का ए यार देख लो, कल करेक्ट कर लो अपना, जिसका आंसर गलत है वो करेक्ट कर ले। एक एक चीज मैंने बता दिया डिफिनेट, बिल्कुल समझा के, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? यार पियाजे पे कितने क्वेश्चन आए देखो 2019 में। तो पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सबको छोड़ के मत जाना भाई, बार बार आएंगे। पियाजे की बात करते हैं तो सीधी सीधी स्कीमा आ जाता है दिमाग में, ठीक है। स्कीमा क्या है? स्कीमा मतलब हर चीज़ को लेके आपके दिमाग में एक सेट बना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम डॉग के बारे में, कुत्ते के बारे में, तो आपको पता है कुत्ता क्या होता है, 4 पैर हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जब बात करते हैं हम सेब के बारे में, तो आपको पता है कि सेब है, ऐसा होता है। या फिर आपकी माइंड में एप्पल आता है तो एप्पल से रिलेटेड एप्पल कंपनी भी आ सकती है आपकी। तो ये सब चीज़ें क्या है? एप्पल से रिलेटेड चीज़ें आपकी। तो क्या है? एक स्कीमा है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। उसकी को स्कीमा बोला, खत्म बात। 9th का ए, ठीक है।
10th की बात करूं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। श्रेणी निश्चित करना का मतलब रैंकिंग करना। रैंकिंग कभी नहीं करनी यार। सीटेट की जब बात करो तो रैंकिंग की कभी मत करना, गलती हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये गलत हो गया। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। देखो, आकलन करने का मतलब ही यही होता है कि जो बच्चे की कॉन्सेप्ट है या फिर किसी चीज़ों की स्पष्टता है या फिर समझ जो है अगर थोड़ी सी अगर कम है तो उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। यही आकलन उद्देश्य का होता है। सॉरी, उद्देश्य का आकलन क्या हो रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। नामांकन भी वही चीज हो गई, एक तरह से श्रेणी करना कि कौन बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है, कि फर्स्ट ग्रेड अटेंड किया या सेकंड ग्रेड में आया, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये भी नहीं करना हमको। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी गलत। नंबरों की बात करते, रिपोर्ट कार्ड की बात करें, फटाफट काट दो बिना कुछ सोचे, खत्म बात। तो 10th का हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। जिसका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या है। 10th में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बुद्धि जन्म के समय कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग में कि हाँ बच्चा कैसा है, उसका माइंड पहले से डेवलप हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन वातावरण की तो बात करोगे यार। किसी बच्चे को बहुत अच्छा उसका दिमाग हो, जंगल में जाकर छोड़ दो, क्या बुद्धि का वो लेवल उसका उतना ही रहेगा? नहीं, खत्म हो जाएगा यार पूरी तरह से। तो क्या है, वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है इसमें। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षण के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है? नहीं किया सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसको अब कोई मीटर नहीं है यार कि लंबाई है नाप ली हमने कि कितनी बड़ी खोपड़ी आपकी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि उस माप में ना आए, लेकिन वो ऐसे लोग बहुत प्रखर बुद्धि के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत हो गई। बुद्धि एकात्मक एवं एकाकी विशेषक है, मतलब एक ही कारक है, एक यूनिटरी है, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो ये चीज़ नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि बुद्धि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्योंकि एक व्यक्ति, बुद्धि तो एक ही ना उसके पास, लेकिन वो बहुत प्रकार की सिंगिंग भी कर सकता है, डांसिंग भी कर सकता है, उसको वीडियोज़ बनाना आता है, बहुत चीज़ें आते हैं, ठीक है। वो किसी की व्याख्या भी कर सकता है, राइटिंग भी आता है, सब कुछ आता है यार। तो सिंपल सी बात है, बहुआयामी है। देखो, अगर हार्वर्ड गार्डनर पे आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसके क्वेश्चंस वाली वीडियो भी है। तो अगर हार्वर्ड गार्डनर और टीचरी 5 सर्च करोगे मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब पे, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, वहाँ पे देख लेना। बहुत अच्छी वीडियो है यार, केवल और केवल हार्वर्ड गार्डनर की है। देखो 12 नंबर, अमरीश ऋचा शुक्ला, वाह क्या नाम है, क्या बात है। गुंजन गुप्ता, प्रियंका मिश्रा, मुबारक अली। चलो और क्वेश्चन पे ध्यान दो यार, नाम इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधान सोचती है। तो जब एक से अधिक समाधान सोचे और काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, यानी कि ओरिजिनल होते हैं। क्या मतलब है? मौलिक का मतलब ओरिजिनल होते हैं। तो ऐसे कि ये कौन करेगा बताओ यार? सृजनात्मक विचारक होगा, सही बात है। अभिसारक विचारक, अभिसारक मतलब जिसकी जो सोच है वो केंद्रित हो जाए, ठीक है, उसको अभिसारित बोलते हैं। अभिसारी सॉरी अपसारी। देखो यहाँ पे जाओ एक मिनट, जो अनम्य विचारक है इसको बोलते हैं रिजिड, मतलब जिसकी जो सोच है वो बिल्कुल कठोर हो, यानी कि ज़्यादा विकसित ना हो पाए। और आत्म केंद्रित, वो केंद्रित मतलब एक सेंटर्ड हो गई, वो चीज़ आएगी। सृजनात्मक यहाँ पे ज़्यादा सही ऑप्शन है, जबकि सीटेट ने तो सृजनात्मक माना है, जबकि अभिसारी क्या होता है यार? अभिसारी वही सेंट्रल होती है, क्या नाम है इसको बोलते हैं, जो सोच हो जिसकी संकुचित होती चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा यार। कभी कभी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन देख के पढ़ा होता है पहले से, फिर भी डाउट हो जाता है, नहीं क्यों, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह, क्या हो रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर वंचित समूह के बच्चे हैं आपकी कक्षा में, उनकी सहभागिता कम हो रही है, तो आप क्या करोगे? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना गलत है भाई। विद्यालय छोड़ने के लिए आप नहीं कहोगे यार, उनको तो सहभागिता करनी है, तो आप छोड़ने के लिए कह दो, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना, नहीं हमको स्थिति तो बदलनी है,
बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे को आप इंक्लूड नहीं करोगे तो हमारी सहभागी कक्षा कैसे हो पाएगी। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, अपेक्षा को भी कम नहीं करना है, जो बच्चे चाहते हैं उनकी सब ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। एक शिक्षक का काम ही है ये भाई। अगर इन चीज़ों को आप करते हो तो पूरी तरह से आप शिक्षक ढंग के नहीं हो। करना क्या है, हमें करना ये होता है कि शिक्षण पद्धति पर विचार करना होता है, विचार करना चाहिए, और बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए भाई। क्या करना है, नए तरीके ढूंढना आपको है, ये काम आपका है। ठीक है ऋचा शुक्ला, अभिसारी मतलब लिमिटेड सोच, बिल्कुल। 13 का आंसर आ गया, 13 का 4, सबका डी खत्म। चलो आगे क्वेश्चन देखो। 14 नंबर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। समावेशी कक्षा है, बहुत से प्रकार के बच्चे होंगे, ठीक है, सभी प्रकार के बच्चे हैं इसमें, विशिष्ट भी हैं, सामान्य भी हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक शैक्षिक योजना पहले से ही तैयार करनी पड़ेगी। तो तैयार नहीं करना चाहिए, गलत है भाई, तैयार करना चाहिए हमें। कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं भाई हमेशा तैयार करना है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए यार, यही चीज़ सही है, सक्रिय रूप से ही तैयार करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो 4th ऑप्शन है कह रहा है कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित जो वर्ड है वो कह रहा है कि कम करना, हतोत्साहित का मतलब होता है कम करना। तो जहां पे हतोत्साहित वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में दिखेगा वो गलत ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 14 का 3 बिल्कुल सही है। प्रियंका, रिचा, मुबारक अली, अमरीश यादव। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या पठन वैफल्य, पढ़ने में विफलता की बात कर रहा है। तो बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, न्यून अवधान विकार। न्यून अवधान मतलब जिसका ध्यान एक जगह पे ना रुके, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यून अवधान का बच्चा है तो वो पठन वैफल्य उसके अंदर होगा ही, पढ़ने में विफलता होगी ही। अब सारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। देखो पढ़ने में अगर धारा प्रवाहिता नहीं है तो सीधी सी बात है कि उस पढ़ने में विफलता है। अगर बच्चा कहीं की, जैसे मैं पढ़ूँ पठन बच्चों के प्राथमिक ऐसे अगर पढ़ेगा तो धारा प्रवाह कहाँ में कर रहा हूँ यार, तो सीधी सी बात है पठन वैफल्य है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सेकंड वाला सही हो सकता है, सॉरी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अरे यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो यार, ये कह रहा है कि पढ़ने में धारा प्रवाहिता हो, मैंने गलत डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। ये चीज़ मुझे इसमें बोलनी थी, थर्ड ऑप्शन में धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मैंने कही वो इसमें है थर्ड ऑप्शन में। तो यहाँ पे धारा प्रवाहिता अगर है तो वो पठन वैफल्य में थोड़ा ना आएगा यार, समझ रहे हो बात को यार। अगर पढ़ने में धारा प्रवाहिता है तो पठन वैफल्य में कैसे हो सकता है, तो ये चीज़ हमारी सही होगी, कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, तो मतलब ये है कि अगर एक बच्चा पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ रहा है, दोबारा पढ़ रहा है, तो वो चीज़ पठन वैफल्य में नहीं आएगी, पढ़ तो ले रहा है ना बच्चा वो, ठीक है। सेकंड रॉन्ग है बिल्कुल यार, 3 ऑप्शन देखो बिल्कुल। चलो 16 क्वेश्चन देखो क्या है भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहां पे ध्यान देंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिव्यक्ति। देखो यार सहानुभूति जहां पे वर्ड होता है, वैसे तो लगता है कि सहानुभूति एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन सीटेट में ये चीज़ नहीं है, गलत है। सहानुभूति अगर किसी बच्चे के प्रति आप रखते हो तो इसका मतलब यह है कि उसकी परिस्थिति पर आप एक दया दिखा रहे हो, ठीक है, मुझे बहुत ही सहानुभूति इस बच्चे के प्रति। तो ये चीज़ बच्चे को नहीं करनी भाई, क्योंकि खुद का जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है, पहली बात। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, देखो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और जो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है ये भी तो यही कहता है कि एक मानव का, एक इंसान का एक अधिकार है किसी चीज़ को पाने का, तो शिक्षा पाने का व्यक्ति का एक अधिकार होता है, इसीलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा ये सही होगा। व्यवहारवादी अधिगम की बात बताएं क्या होता है। व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसके आसपास की चीज़ों से, वस्तुओं से इंटरेक्ट करेगा, यानी कि उसका यूज करेगा, तो वो क्या करेगा, नॉलेज गेन कर सकता है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है, ठीक है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के, नहीं, व्यावसायिक शिक्षा की बात कभी नहीं करना सीटेट में भाई, सीधी खत्म बात है ना। 16 का 4 जो भी बोल रहे हो यार गलत है, गलत है भाई। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। देखो व्यावसायिक शिक्षा देना सीटेट में ठीक होता है, मैं कह रहा हूँ ठीक होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक
अधिकार होना कि शिक्षा तो पाए कम से कम यार, बिना शिक्षा के कैसे काम चलेगा उसका। ऐसा नहीं है कि आपने व्यवसायिक शिक्षा दे दी बच्चे को और बोला कि जाओ साइकिल पंचर की दुकान खोल लो या कि जाओ कंप्यूटर की दुकान खोल लो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें, ठीक। तो जिसका देखो 14 का फोर्थ होगा, कहाँ से भाई फोर्थ होगा बताओ यार, फोर्थ होगा सर। सीटेट के आंसर की दिखाएं क्या अभी, बताओ भाई, किसी को डाउट है तो मैं सीटेट के आंसर की दिखा सकता हूँ यार, तुम खुद बताओ यार, अधिकार की बात हो रही तो ये भी तो अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान दो। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संरचनावादी कंस्ट्रक्ट, जो भी संरचना मतलब बनाना किसी चीज का, अधिगम प्राथमिक रूप से क्या करता है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, याद करना जहां पे देखिए खत्म, याद नहीं करना तो बच्चे को, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। देखो जब भी समझ में नहीं आए तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगा आप लोग कि इंग्लिश का वर्जन जरूर देख लें। यहाँ पे अवबोधन क्या होता है, किसी चीज को समझना, और अवबोधन से यहाँ पे मतलब ये बोला गया है कि संरचनावादी ढांचे में इंग्लिश का जो वर्जन है उसमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट करना, एक तरीके से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ये अवबोधन का मतलब दिया गया है। और वैसे हम लोग समझते हैं कि ये समझ है, तो इस चीज पे फोकस करना कंस्ट्रक्ट वाली पे, क्योंकि ये भी तो संरचनावादी ढांचे की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखो वरना आंसर गलत हो सकते हैं आपके, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सहजानुभूत सिद्धांत के बाद क्या करें, मतलब हम क्या, छोटे बच्चे जब होते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अलग ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उनको सच्चाई नहीं पता है, वो सोचते हैं कि ये इस चीज़ की वजह से होती है, वो सहजानुभूत सिद्धांत होता है उन बच्चों का अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को एक शिक्षिका क्या करेगा, तो बच्चों की इन सिद्धांतों को अनदेखा करना है, नहीं अनदेखा नहीं करना है, उनकी बात को पूरा सुनना है, समझना है कि बच्चे किस तरह से समझ रहे हैं यार, दंडित करना है बच्चों को, कभी दंडित नहीं करना है, ध्यान देना ये चीज़। 17 का ठीक है, देखो मैंने आंसर दे दिया है, जिसका गलत हो वो एक बार देख लेना, है ना। दंडित नहीं करना है, बार बार याद करना, मैंने कहा याद करने वाली बात खत्म कर दो यहाँ से। यहाँ पे कह रहा है देखो, याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना है, कहीं कभी भी आपको ये नहीं करना है कि बच्चा अगर गलत कर रहा है तो आप डायरेक्टली उसको सही चीज़ बता दो, बताना नहीं है, सही चीज़ बच्चा खुद खोजे, ऐसी चीज़ हमें करनी है, ऐसी चीज़ें हमें बच्चे को बतानी है। देखो कह रहा है फोर्थ ऑप्शन, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों की इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने जो चीज़ सीखी है, उसका जो कॉन्सेप्ट उसने बनाया है तो शायद वो गलत है, तो आपको ऐसे तर्क देने पड़ेंगे कि बच्चे ये नहीं है, ये चीज़ है, इसको इस तरह से समझोगे, यानी कि आपको चुनौती देनी है बच्चे को, ठीक है। यही चीज़ बिल्कुल है प्रतिकूल प्रमाण, जो जब बच्चा जो चीज़ बोल रहा है उसका जस्ट उल्टा आप समझाओ कि यार ये चीज़ देखो, क्या कुछ अंतर समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ें आप बोलोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो 18 का कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित है, बच्चे पे केंद्रित होनी चाहिए, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होनी चाहिए। भाई अगर पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर है तो पाठ्य केंद्रित बाल छात्र केंद्रित बाल केंद्रित कैसे हो सकती है, तो खत्म बात। बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए, भाई बाल केंद्रित है तो बच्चों की अनुभवों को, बच्चा क्या सीख के आ रहा है अपने घर पे, माँ बाप से, आसपास पड़ोस से, उसको आपके उसके अनुभव को प्रमुखता देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है। यंत्रवत याद करना नहीं, खत्म बात, याद नहीं करना है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना मतलब अलग अलग कैटेगरी, तुम अच्छे बच्चों में है, तुम खराब बच्चों में हो, तुम्हारा ए ग्रेड आया, तुम्हारा बी ग्रेड है, ये सब चीज़ें कभी नहीं करनी है सीटेट के बारे में, ठीक है, जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो 19 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर की बात करते हैं, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं। देखो आप ये सोचो कि मेरा जो मानसिक स्तर है, अभी मैं गुस्सैल हो जाऊं तो क्या मैं आपको ये चीज़ें जो पढ़ा रहा हूं पढ़ा पाऊंगा, नहीं। तो ये जो संवेग है, मेरा जो गुस्सा वाला संवेग है, वो मेरे संज्ञान को, मेरे जो माइंड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये अलग नहीं है भाई, रिलेटेड है तो अलग नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है ये अलग अलग, स्वतंत्र का मतलब भी एक तरीके से यही है, तो ये भी नहीं है। सन्निहित हैं यार, क्या मतलब है, एक दूसरे में निहित हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आया समझ में। संबंधित नहीं है, ये भी वही चीज़ बोले, संबंधित नहीं है भाई, संबंधित हैं, ध्यान रखना। 20 का सी खत्म, सिंपल आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, संरचनावादी, देखो यार जीन प्याजे और संरचनावादी दृष्टिकोण अगर आपने समझ लिया तो बहुत से क्वेश्चन अपने आप ऐसे होने वाले चुटकी में। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है।
पुनरुत्पादन मतलब पुनः उत्पादन की बात कर रहा है वो अधिगम को, यानी कि जो टीचिंग चीज़ है ना, सीखने की जो प्रक्रिया है उसको पुनरुत्पादन या फिर स्मरण की बात कर ले यार। देखो अगर सेंटेंस पूरा समझ में नहीं आ रहा तो पूरा सेंटेंस पूरा आगे का पढ़ो, अगर वहाँ से समझ में आ रहा है तो वहाँ से क्लियर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, स्मरण। तो क्या हमें स्मरण करना होता है? नहीं करना है, खत्म बात। यंत्रवत याद करना, यहाँ पे याद करने की बात कर दी, हटा दो इसको। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? लिंक करना एक दूसरे से, रिलेट करना किसी भी चीज़ से। या फिर ये कह दें कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यार जब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में संरचना लिखा हो तो सभी ऑप्शन में देख लो कहाँ पे निर्माण की बात कर रही है, कंस्ट्रक्शन की जहाँ पे बात आ रही है वही चीज़ हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान के निर्माण की बात हो रही है, ज्ञान के संरचना की प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है। उदाहरण से रिलेटेड होती है बट प्योर उदाहरण नहीं है, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। मतलब ये है कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट से डिफर चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट अगर है वो परिवर्तन, कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, इसकी बात करेंगे। या फिर यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो भ्रांति का मतलब गलत चीज़ें, यानी गलत चीज़ें भर देना माइंड में, तो गलत चीज़ें नहीं भरता। उदाहरण हमेशा ही एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, अभाव नहीं उस चीज़ को अच्छा करता है और इंप्रूव करता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि कॉन्सेप्ट की समझ के बजाय उसकी प्रोसेस की बात करें, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस की, ठीक है। तो प्रोसेस की हम यहाँ पे ये नहीं है, कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे, अलग चीज़ को नहीं बताता है, ठीक है। बजाय कि यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन। देखो ऐसा अगर कभी होता है तो ये चीज़ देख लो कि अगर 3 ऑप्शन मेरे गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब है क्या चौथा ऑप्शन मेरा सही ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर बहुत क्लियरली आप समझ नहीं पा रहे हैं तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से ऑप्शन को देखो क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा डिफरेंट परिवर्तन किया जाए तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है। क्या? एग्जाम्पल देना, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल दोगे उतनी चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यार समझाने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे, बट ठीक है। देखो 23 में क्वेश्चन देखो क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार देना क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत होता है, बाहरी अभिप्रेरणा। तो बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, कम नहीं बढ़ेगी भाई, अगर आप पुरस्कार बच्चे को दोगे तो। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, अगर आप पुरस्कार दोगे तो आंतरिक नहीं बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी गलत, ठीक है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों, प्रदर्शन मतलब किसी चीज़ को अच्छा करने का जो एक मन में भावना होती है कि मैं अच्छा करके दिखाऊं किसी चीज़ को, तो इस चीज़ के बजाय निपुणता पर ध्यान के लिए प्रोत्साहित करेगा नहीं, ये दिखावे के लिए करेगा, प्रदर्शन के लिए कि यार मैं पा जाऊंगा ये चीज़, मुझे गिफ्ट मिल जाएंगे या फिर मुझे पुरस्कार मिल जाएगा इसलिए मैं करूंगा। निपुणता प्राप्त करने के लिए वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि केवल पुरस्कार पाने के लिए वही काम करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। तो अगर आप किसी बच्चे को पुरस्कार दोगे तो उसकी जो स्वाभाविक अभिरुचि है, जो उसकी रुचि है और उसकी जो जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की, समझने की, वो खत्म होती जाती है। इसलिए आपको पुरस्कार दे के काम नहीं कराना है, ठीक है। प्रिया सिंह, चलो यार फिर से 4-5 बच्चे आ गए हैं, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो सिस्टम पुराना है, काम धीरे धीरे करता है तो कभी कभी बीच में दिक्कत आ जाती है। 24 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, पढ़ाया तो जा रहा है उसका कोई मतलब हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिया अपने बच्चे ने रट लिया। शारीरिक दंड जो है होता है वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा नहीं, दंड नहीं देना आपको भाई, सीधी सी बात है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ऐसा माहौल दे दो, ऐसा पर्यावरण बच्चे बना दो जिसमें एक बच्चे दूसरे के साथ सीखें, सहयोग की भावना आ जाए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मूल्यांकन जहाँ पे होता है वहाँ पे अधिगम तो होता ही होता है, अधिगम को बेटर बनाने की कोशिश वहाँ पे करी जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, मैंने कहा मूल्यांकन की बात करें, जब सतत मूल्यांकन की बात करें
तुलनात्मक यानी कि दो बच्चों की तुलना करनी है, नहीं, तुलना हमें नहीं करनी है। जहाँ पे तुलना होगी तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन कौन सा ऑप्शन गलत हमारा? पहला गलत, फोर्थ गलत। तो इसके हिसाब से अब आगे हमें सबसे सही ऑप्शन लगाना है। कौन कौन सा सही होगा हमारा? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड किसमें सही है? इस वाले को ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे करना है। 23 का जिसका भी आंसर ठीक है लगाओ। प्रश्न में क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षक जो है बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, ठीक है। जटिल अगर बहुत से कठिन कठिन कॉन्सेप्ट हैं, एक टीचर कैसे बताएगा? व्याख्यान देकर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप व्याख्यान दे रहे हो, छोटा बच्चा है, व्याख्यान कहाँ समझ पाएगा यार? बड़े लोग तो बोर हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो छोटा बच्चा कहाँ समझ पाएगा? नहीं करना है। व्याख्यान की बात जहाँ पे आए उस ऑप्शन को कट कर देना। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यहाँ पे प्रतियोगिता करने का मतलब ये होता है कि आप दो बच्चों में ये कह रहे हो कि कौन बेटर कर सकता है, आप करके हमें दिखाओ, तो हमें प्रतियोगिता भी नहीं करनी होती है बहुत ज़्यादा। बार बार अभ्यास के द्वारा, अभ्यास करना एक तरीके से रटना ही होता है। कोई इंसान साइकिल चलाना सीख गया, ज़िंदगी भर याद रहता है, तो क्या वो चीज़ उस चीज़ को समझ पा रहा है कि क्या कुछ करना है मुझे, है ना। कंप्यूटर चलाना बहुत लोगों ने समझ लिया होगा, क्या उसके बैकग्राउंड में कैसे का काम होता है, ऐसी चीज़ें उनको पता है? नहीं पता होती हैं। तो बार बार यांत्रिक अभ्यास हमें नहीं कराना, खत्म बात, ठीक है। अन्वेषण, जहाँ पे खोज की बात करें, परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराके, यही दो बातें ध्यान रखो। अन्वेषण यानी कि खोज, और परिचर्चा, जहाँ पे जो ऑप्शन दिख जाएंगे वो सबसे सही ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि यार सही है कि नहीं, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? यानी कि एक अध्यापिका है, वो चाहती है कि जो हमारे बच्चे हों वो समस्या समाधानकर्ता बने, वो समस्याओं का समाधान खोज सकें, ऐसा बनाना चाहती है। तो वो किस चीज़ को प्रोत्साहित करेगी? समझो, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। क्या यार, भौतिक पुरस्कार देने हैं? तो पुरस्कार की नहीं बात करनी है, ठीक है। भौतिक पुरस्कार मतलब वस्तुओं की बात कर रही है मुख्य रूप से। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसेस की, जो कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, समस्या का समाधान निकालना, तो उसका एक प्रोसेस होता है, तभी समस्या का समाधान निकलता है, तो उस पर फोकस करना, या फिर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना। तो बच्चे के गलत उत्तरों को अस्वीकार नहीं करना है और दंडित भी नहीं करना है। अगर दंडित किया तो भी चीज़ गलत हो जाएगी, तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, दंडित नहीं करना हमें। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्या मतलब है भाई इसका? देखो, इसका मतलब ये है, बच्चे अगर समस्या समाधान कर सकते हैं, आपके पास कोई समस्या आती है तो सबसे पहले क्या सोचते हो? सबसे पहले यही तो समझते हो यार शायद इसका एक ये ऑप्शन सही हो सकता है, सॉरी इसका शायद ये सही अनुमान हो सकता है कि ये ऑप्शन, सॉरी क्या मैं कह रहा हूँ यार, बच्चों को सहजानुपात अनुमान लगाने की, अगर ये मैं करूँगा तो शायद वो चीज़ सही हो जाए, तो ऐसा अनुमान ही तो लगाते हैं आप लोग। कभी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो अनुमान लगाते हैं सबसे पहले, तो उसी को प्रोत्साहित करना और उसी पर विचार मंथन करके, पहले तो आप परिकल्पना करते हैं कि शायद वो सही होगा और उस पर आप विचार करते हो, चार लोगों से बातें करते हो, ठीक है। तो यही चीज़ करना चाहती है, समस्या समाधान करना है तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 26 का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर की बात करो भाई। मुबारक अली, प्रिया, अमरीश यादव, ठीक है, 7 लोग 5 लोग जो भी हैं, ध्यान दो। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? देखो, बात कर रहा है शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है किस अवस्था में? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था है। देखो, मध्य बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। टोटल विकास की बात नहीं कर रहे हैं हम, शारीरिक विकास की बात करें अगर, तो शारीरिक विकास काफ़ी कम हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था यहाँ पे भी सबसे कम हो जाएगा। किशोरावस्था में थोड़ा सा तेज होता है, बट बाल्यावस्था में कम होता है, इसलिए पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, तो यहाँ पे वयस्का जो अवस्था है, वयस्क जब इंसान हो जाता है तो भी शारीरिक वृद्धि क्या होती है? कम हो जाती है, या पूरी तरह से रुक जाती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं शारीरिक वृद्धि। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे कौन सा हमारा? शैशवावस्था, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद शारीरिक वृद्धि बहुत फास्ट होती है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो होता है वो काफ़ी तेज होता है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में मैंने क्या बताया था, भाषा का विकास भी होने लगता है, शैशवावस्था में भी, ठीक है।
तो ये चीज़ हमारा 27 का हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर किसी को गलत लग रहा है, किसी का डाउट है तो बताओ यार, बताओ। ठीक है, 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जीवन विकास होता है, जीवन पर्यंत होता है, ये तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो भाई विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास परिवर्त्य होता है, मॉडिफिएबल मतलब जो बदलता रहता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि विकास लगातार सीधे चलता रहेगा, कभी घूम घूम के चलेगा, कभी रुक जाएगा, कभी एकदम से तेज चलने लगेगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के प्रभाव से प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ये चीज़ पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो विकास होता है उसको आसपास का हमारा माहौल या फिर जो संस्कृति हमारी होती है वो पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो हमें जब भी बात करनी है आनुवांशिकता और पर्यावरण की, तो दोनों चीज़ें एक साथ जहाँ पे आ जाएं वही ऑप्शन सही होगा। अगर अलग अलग लिख रहा है तो गलत है वो ऑप्शन, लेकिन अगर एक साथ कह दे कि इन दोनों के द्वारा प्रभावित है तो यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखो क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, यानी कि जो जीन कोडिंग होती है। तो होता है यार, आनुवंशिकता पे जो व्यक्तिगत भिन्नता है आनुवंशिकता पर होती है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं जिन पे वो प्रभावित होती है। जन्मजात विशेषताएं हैं, केवल जन्मजात नहीं है भाई, केवल पर्यावरण, यहाँ पे पर्यावरण के खाली प्रभाव की बात कर रहा है। तो सभी चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों चीज़ें, जन्मजात भी यानी कि आनुवंशिकता भी और पर्यावरण दोनों एक साथ। मैंने क्या कहा अभी? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जहाँ पे होंगी वो ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिकरण मतलब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो सामाजिकरण बच्चे का क्या होता है, जब बच्चा आसपास की चीज़ों से चीज़ें सीखने लगे ना, समाज की चीज़ों को ग्रहण करने लगे, उसी को सामाजिकरण बोलते हैं। तो प्राथमिक में कौन सा आता है? उसका परिवार आता है, उसके आस पड़ोस जो होते हैं, परिवार और पास पड़ोस जो होता है हमारा, वो प्राथमिक में आता है। तो ये हमारा प्राथमिक में आएगा। परिवार एवं मीडिया, यहाँ पे परिवार प्राथमिक में है तो ये गलत ऑप्शन, ये भी गलत। विद्यालय एवं मीडिया, तो विद्यालय भी हमारा द्वितीयक है और मीडिया भी हमारा द्वितीयक होता है। अगर मीडिया एवं पास पड़ोस की बात करें तो मैंने क्या कहा, पास पड़ोस जो है प्राथमिक में आ जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। हमारा बच्चा कौन सा? विद्यालय और मीडिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बचेगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। तो 30 क्वेश्चंस मेरे हो गए हैं अभी। देखो यार, बीच में थोड़ी देर के लिए 2-4-5 मिनट के लिए वीडियो बिल्कुल बेकार हो गई थी क्योंकि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, तो काफ़ी लोग चले गए हैं, बट फिर भी अभी 2-3-4 लोग जुड़े हुए हैं। जो भी हैं सभी को थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 1000 सब्सक्राइब करवाओ मेरे, अभी बहुत कम है। तो देखो कोशिश करेंगे कि यार शाम को एक क्लास लें हम, अभी 6 बजे या 7 बजे के बाद। तो अगर ठीक ठाक सब कुछ चलेगा तो अच्छी क्लास होगी, वरना देखेंगे क्या हो सकता है ना। बस पढ़ाई करो यार, 31 जनवरी को पेपर है, 31 जनवरी को पेपर है, आपके पास 10 से 15 दिन, 10 से 12-13 दिन बचे केवल, मुश्किल से, बस ख़त्म। तो निकाल लेना यार। अमरीश, प्रियंका, अमरीश जो है, गुंजन, प्रियंका मिश्रा, ठीक है, 2-4 बच्चे जो हैं कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहे हैं, तो थैंक यू यार। कल मिलेंगे या फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है, जैसा भी होगा ग्रुप पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और फिर बात करेंगे वहाँ पे। गुड बाय।